गुरुजी, आपने खुद आपके कई बार आपने लेक्चर्स में ये बताया है कि जो कर्म अलाइनमेंट टेक्निक है, इसका जो बेस है दैट इज भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है। तो आपने जब जाना है कि ये भृगुनंदी नाड़ी बेस है, तो इस आपने क्यों इसको एक स्पेशल वर्ड, ये 3 वर्ड्स दिया है दैट इज कर्म अलाइनमेंट टेक्निक। ठीक देखो, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक नाम देने के पीछे इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भृगुनंदी नाड़ी टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ चीजें ना डिफाइंड कर दी गई। लाइक बृहस्पति राहु है, तो भृगुनंदी नाड़ी क्या कहती है कि आप अपने फोर फादर्स में से कोई है जो इस जन्म में आपने अपने फोर फादर के रूप में जन्म लिया है। तो भृगुनंदी नाड़ी को जब आप पढ़ते हो तो आपको एक डेस्टाइंड टेक्स्ट के रूप में वो लगता है कि कुछ ऐसा हमें बताया जा रहा है जो प्री डिफाइंड है। तो प्री डिफाइंड चीजों में हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में कुछ कारक तत्वों को दिया है, जिन कारक तत्वों को हमने अपने अकॉर्डिंग उसकी समझ करके उसको देख करके इसको और किस तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हमने एक वे ऑफ लाइफ डिजाइन किया है जिसको हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं। अब देखो, कर्म तो हर चीज है, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी कर्म के रूप में ही हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास ग्रहों की कॉम्बिनेशन मौजूद है और उस कर्म को हम ग्रह के अकॉर्डिंगली अलाइन करके करते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन की जो फ्रूटफुलनेस है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कर्मा अलाइनमेंट या भृगुनंदी नाड़ी में एक कॉम्बिनेशन होता है सैटर्न मून राहु। तो सैटर्न मून राहु कॉम्बिनेशन के लिए यह भी कहा गया है कि ये व्यक्ति जो है ये हर नैतिक अनैतिक विषय को परे रखकर पैसा कमाने के बारे में सोचेगा। यानी कि ये सारे प्रिंसिपल्स को ताक पे रख देगा। अगर बात पैसा कमाने की आएगी, फिर चाहे इसको चीट करना पड़े, इसको स्मगल करना पड़े, इसको कोई भी अनैतिक कार्य करना पड़े। लेकिन हमारा अपना जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक का जो एक प्रोसेस है, उसमें हम कॉम्बिनेशंस को कुछ ऐसा सिलेक्ट करके कहते हैं कि मान लो सैटर्न मून राहु है, तो हमने वेरियस कॉम्बिनेशंस तैयार कर दिए कि ऐसा नहीं है कि सैटर्न मून राहु है तो व्यक्ति को चीट ही करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि चंद्रमा खान पान का कारक है, राहु जो है वो अनकन्वेंशनल चीजों को शो करता है। तो सैटर्न मून राहु वाला व्यक्ति कोई अनकन्वेंशनल फूड का काम करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इंडियन हूं और मैं इंटरनेशनल कुजीन जो है वो अपने काम में इंट्रोड्यूस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे उसमें सैटर्न मून राहु है। तो अगर किसी का सैटर्न मून राहु ऑपरेट कर रहा है और उसके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि वो पिज्जा का आउटलेट खोल दे, एक ऑप्शन है कि वो साउथ इंडियन फूड का आउटलेट खोल दे, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल चीजों को डिफाइन कर रहा है, तो सैटर्न मून राहु वाले के लिए बेस्ट ये रहेगा वो अनकन्वेंशनल खान पान का काम करे। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम ये कह सकते हैं, आज की डेट में हम कितने लोगों को देखते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा पार्ट बन गया है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लक को सोशल मीडिया पे आजमाने में तुला हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि या तो वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करे या वो फूड ब्लॉगिंग करे, इस तरीके से वो अपने अपने कार्य करे। अब यहां पर सैटर्न मून राहु को अगर आप ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रैवल ब्लॉगिंग और फूड ब्लॉगिंग दोनों को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि शनि कर्म कारक हो गया, चंद्रमा जो है वो खान पान का कारक है और ट्रैवल का भी कारक है, और राहु हर वो एक्टिविटी है जो हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो ट्रैवल ब्लॉगर्स के केस में, फूड ब्लॉगर्स के केस में आपको सैटर्न मून राहु बहुत इफेक्टिवली ऑपरेट करता हुआ मिलेगा। अब ये वही लोग हैं जिनके लिए प्री डिफाइंड टेक्स्ट में यह बात कही गई थी कि ये व्यक्ति अनैतिक कार्य करके अपना धन जो है वो अर्जित करेंगे। तो वो तो कुछ अनैतिक नहीं कर रहे, वो तो सिंपली एक खान पान को डिफाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो कर्मा अलाइनमेंट के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम व्यक्ति को वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से हटा के आज के मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में चीजें कैसे रूप ले सकती हैं उसके बारे में विचार करें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज के समय में अगर हम कहें कि आप ये डोनेट कर दीजिए, आप इस चीज को कहीं पे डोनेट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम लाल किताब में वेरियस रेमेडीज देखते हैं और वो कार्य करती हैं, ऐसा नहीं है वो कार्य नहीं करती। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको यदि कारक तत्वों के साथ में स्वयं को अलाइन करना आ गया तो आपको किसी चीज को बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आप अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस करके जो है अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव जो है वो ला सकते हैं। तो ये कर्मा अलाइनमेंट के पीछे का उद्देश्य है कि ग्रह के कारक तत्व को समझकर उसका समावेश बनाकर कि वो एक यूनियन में जब वो आता है, एक योग में जब वो आता है, तो वो किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक नाम दिया। गुरुजी, आपने जब भी कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक पढ़ाया है, आपने ज्यादातर कारकों और ग्रहों पे फोकस किया है। ठीक है, तो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में लग्न का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इसमें रिजल्ट्स में कुछ डिफरेंस आएगा अलग अलग लग्नों के लिए? तुम्हारा कहने का अर्थ है कि मैं कर्मा अलाइनमेंट में यह कह रहा हूं कि अगर किसी का बुध और केतु यानी कि मरकरी और केतु कंजंक्ट है या ट्राइन में है, तो उस व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ना इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि यह उसके इंटेलेक्ट को इंप्रूव करेगा, यह उसकी बुद्धि को जागृत करेगा, और यदि वो किसी व्यापारिक गतिविधि में है तो उसके व्यापार को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि मरकरी व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, केतु जो है वो ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स, आध्यात्मिक विषय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये व्यक्ति जब आध्यात्मिक विषय की तरफ जाएगा तो इसका बुध जो है वो सुचारू रूप से कार्य करेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हारा प्रश्न ये है कि अगर तुम कुंभ लगन के व्यक्ति हो, तुम्हारा बुध प्रथम भाव में है और केतु 5th हाउस में है, तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए बन गया। मैं सिंह लगन का व्यक्ति हूं, मेरा बुध 6ठे घर में है, केतु मेरा 10म भाव में है, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। अब तुम्हारा सवाल यह है कि क्या मेरा यानी कि तुम्हारा जो 1 5 9 में जो मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और मेरा जो कॉम्बिनेशन 2 6 10 में बना हुआ है, क्या यह किसी तरह का डिफरेंशिएशन हमारे चार्ट्स में पैदा करेगा? राइट, डेफिनेटली करेगा। अब यहां पे मैं कर्मा अलाइनमेंट को एक लेवल अप पर ले जाकर तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे इस पे कार्य किया जा सकता है। देखो, हमें 4 त्रिकोण मिले हैं। उन 4 त्रिकोण में कौन है? पहला है धर्म त्रिकोण, जो हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में अवगत कराता है, हमारे लिए ज्ञानवर्धक कौन सी चीजें हैं उसके बारे में अवगत कराता है, हमें लाइफ में धर्म क्या फॉलो करना है, राइचियस पाथ क्या फॉलो करना है उसके बारे में अवगत कराता है। तो ये किस त्रिकोण का कार्य हो गया? 1 5 9 का। फिर एक त्रिकोण आ गया हमारा 4 8 12 वाला मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण वाला जो त्रिकोण है वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है? वो हमें यह बता रहा है कि वो कौन से कार्य है ऐसे हैं जो हमें जीवन में मुक्ति की तरफ लेकर जाएंगे। अब मुक्ति एक ऐसा शब्द है कि जब दिमाग में आता है तो हम वो उस मुक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हमें मरणोपरांत मिलनी है। लेकिन हम तो मरने का वेट नहीं करेंगे ना भाई कि मरेंगे तब जाके मुक्त होंगे। हर व्यक्ति इस जीवन में जीते जी भी मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रही तो वो अपने आप ही मुक्त हो गया। तो ये जो 4 8 12 में जो कॉम्बिनेशन काम करेगा, वो कॉम्बिनेशन यदि सुचारू रूप से कार्य में ले लिया जाए तो ये आपको फ्रीडम दे देगा, आपको फ्री कर देगा और आपको वो मुक्ति का एहसास जीते जी करा देगा जो आदमी को बाद में होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर जो तुमने रेज किया। अगर तुम्हारा बुध केतु 1 5 9 में है तो तुम जब ज्योतिष पढ़ोगे जो मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन करने के लिए कहता है, तो उससे रिजल्ट क्या होगा? उससे तुम्हारा व्यक्तित्व निखर कर आएगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्योंकि तुम्हारा जो मरकरी केतु है वो 1 5 9 में ऑपरेट कर रहा है, यानी कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को ज्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन जब मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं और मेरा क्योंकि मरकरी केतु 2 6 10 के अंदर काम कर रहा है, तो मेरा ज्योतिष पढ़ना मेरे कार्य क्षेत्र में मेरी वृद्धि करेगा। तो काम तो हम दोनों के लिए आएगा मरकरी केतु, चाहे तुम ज्योतिष पढ़ो, मैं ज्योतिष पढ़ूं, या मरकरी केतु वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का ज्योतिष पढ़े। मरकरी केतु में ज्योतिष श्रेष्ठ है पढ़ना, या कोई भी आध्यात्मिक विषय को जानना, उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना श्रेष्ठ है, लेकिन वो कार्य अलग अलग तरीके से करेगा। तो तुम्हारे केस में 1 5 9 में यदि ये बन रहा है तो वो क्या करेगा? तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेगा। अगर 4 8 12 में कहीं पर मरकरी केतु किसी का बन रहा है तो वो व्यक्ति से आप कभी पूछ के देखिएगा जिसका 4 8 12 में मरकरी है और केतु है, वो कहेगा कि जब मैं ज्योतिष पढ़ता हूं तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ज्योतिष पढ़ाते रहो और मैं ज्योतिष पढ़ता रहूं। क्योंकि वो 4 8 12 के त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है, यानी कि वो जो मुक्ति का एहसास है वो उसको अध्यात्म के विषय में पढ़ के हो रहा है।
अब इसी चीज को यदि मैं ये कहूं कि किसी का 3711 में है, तो दो त्रिकोण ऐसे हैं जो मुख्य रूप से आपके कार्य क्षेत्र के लिए बने हैं, 2 6 10 यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस, और 3 7 और 11 हाउस, क्योंकि 2 6 10 तो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और 3 7 11 जो है वो आपके अंदर एक एम्बिशन जगा रहा है, क्योंकि वो डिजायर फुलफिलमेंट है। तो डिजायर फुलफिलमेंट के लिए आप एक गो गेटर बन जाते हैं, आपका मन करता है कि चलो मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो वो आपको एक अचीवर की स्थिति में ले जाता है। तो जब मरकरी केतु आपका 3 7 11 में कहीं होगा और आप ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि ज्योतिष पढ़ने के बाद आपने चीजें अचीव करनी शुरू कर दी है, आपको गेन्स होने शुरू हो गए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई व्यापारी है, वो कहता है कि मेरे को व्यापार में कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उसका 3 7 11 में मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा है, वो ट्राइन का रूप ले रहा है या कंजंक्शन का रूप ले रहा है, तो जैसे ही वो ज्योतिष पढ़ना शुरू करेगा, उसका अध्ययन करना शुरू करेगा, उसके व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे त्रिकोण बने हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूप से ये ट्रिगर करता है अपने मैकेनिज्म, और उसी तरीके से फिर घटनाएं जो है वो घटित होने लगती है। ये है गुरु जी, जब भी हम लोग कैट पढ़ते हैं तो अक्सर मैंने ये दो टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स देखे हैं, एक पर्सनल अलाइनमेंट्स होते हैं और एक प्रोफेशनल अलाइनमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताइएगा। देखो, पर्सनल अलाइनमेंट और प्रोफेशनल अलाइनमेंट, इसको समझने के लिए भी आपको काल पुरुष की कुंडली पे जाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप किसी भी लग्न में जन्मे हैं, आप काल पुरुष की कुंडली को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से आपको आपके सारे आंसर्स मिल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा है और वो कह रहा है कि जी मेरे को पैसा कमाना है, मुझे अपने व्यापार पे ध्यान देना है और मुझे अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत करना है, तो मैं किन ग्रहों पर ध्यान दूं। अब ऐसा तो है नहीं हर आदमी 9 के 9 ग्रहों को पकड़ने चलेगा। अब वो 9 के 9 ग्रह को पकड़ने चल गया, एक ग्रह बड़ी मुश्किल से अलाइन होता है और यहां हमने उसको 9 के 9 ग्रह पर अलाइन करने के लिए लगा दिया। तो पहले तो हमें उसके प्रयोजन को जानना है कि वो किस कारण से हमारे पास आया, फिर उसके कारण को डिफरेंशिएट करना है कि इसका जो ये समस्या है ये व्यक्तित्व से जुड़ी है या इसके कार्य क्षेत्र से जुड़ी। अगर कार्य क्षेत्र से जुड़ी है तो काल पुरुष की कुंडली में जो 2 6 10 के भाव है, यानी कि 2 6 10 जो त्रिकोण बनता है, उसमें सेकंड हाउस में राशि किसकी आती है? शुक्र की। 6th हाउस में राशि किसकी आती है? मरकरी की। 10th हाउस में राशि किसकी आती है? सैटर्न की। ऐसे ही काम त्रिकोण में चले जाओ जो व्यापार के अंदर वृद्धि या कार्य क्षेत्र को आगे लेके जाता है। 3rd हाउस में किसकी राशि आती है? बुध की। 7th हाउस में राशि किसकी आती है? शुक्र की। 11वें घर में राशि किसकी आती है? शनि की। तो अब हमारे पास ये 3 ग्रह ऐसे आ गए जो हमें कर्म त्रिकोण में भी दिख रहे हैं और हमें लाभ त्रिकोण में भी दिख रहे हैं, जिसको आप काम त्रिकोण कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमारे कार्य को हमेशा या तो बाधित करेंगे या उसको आगे लेकर जाएंगे। वो कौन है? शनि, बुध और शुक्र। अब ये तीनों प्लैनेट ना तो खराब है ना अच्छे हैं। ये कार्य कैसे करेंगे? ये कार्य करेंगे उन ग्रहों के अनुसार जो ग्रह इनके साथ युति या इनके त्रिकोण में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का शनि हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई इसके कार्य क्षेत्र की हमें दिक्कत है, तो शनि को स्टडी करने के ऊपर हम लग गए। अब हमने देखा कि शनि चंद्रमा के साथ आ गया या चंद्रमा के त्रिकोण में आ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें चंद्रमा को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जब तक बैलेंस नहीं होगा इसका शनि बैलेंस नहीं हो पाएगा, और यदि शनि बैलेंस नहीं हुआ तो ये अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वहां हमें इस चीज को सबसे पहले सुधारना। फिर दूसरा आ गया मरकरी। अब मरकरी क्यों आवश्यक है? ये आपकी इंटेलेक्ट है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान बृहस्पति है, ये आपकी सूझबूझ और समझदारी है। अब आज की डेट में आप कोई कार्य क्षेत्र में है, आप किसी कंपनी के अंदर है, उस कंपनी के अंदर मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई मैंने आपको रिपोर्ट बनाने के लिए दी थी, आपने वो बनाई, तो आप उस बॉस को क्या कह रहे हो?
कि ऐसे काम में क्या रखा है, हमें एक अच्छा जीव बनना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो बॉस तुम्हें क्या कहेगा कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे यह बताओ कि जो काम तुम्हें मिला है, जो रिपोर्ट तुम्हें दी थी बनाने के लिए, वो पूरी हुई या नहीं हुई। अब रिपोर्ट ज्ञान से नहीं बनेगी, रिपोर्ट बनेगी इंटेलेक्ट से। तो वहां बृहस्पति कार्य नहीं करेगा, वहां कार्य बुध करेगा। तो आपको वहां बुध की बैलेंसिंग आवश्यकता है। आप कह रहे हो कि भाई मैं पैसे के बारे में फोकस करना चाहता हूं, मैं अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो वेल्थ का डोमेन अब सैटर्न और मरकरी से बाहर आ गया, अब वो वीनस पर चला गया। तो कार्य क्षेत्र को जब बैलेंसिंग की बात आए, आपको 3 प्लैनेट्स को ध्यान में देना है, सैटर्न, मरकरी, वीनस। नो फोर्थ प्लैनेट इज रिक्वायर्ड। इन 3 प्लैनेट्स को पकड़िए, इनके साथ में जिस ग्रह ने इनको कार्य करने से रोका हुआ है, उस ग्रह को कार्य पर लगाइए, उसको काम पर लगाइए, और डेफिनेटली आपका काम जो है वो सुचारू रूप से चलने लगे। फिर ये तो हो गया कार्य क्षेत्र की बात। अब अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनैलिटी है, वो इन ग्रहों पर मैटर नहीं करेगा। वो किस पर मैटर करेगा? वो करेगा 1, 5, 9 पर। अब 1, 5, 9 में कौन से प्लैनेट आते हैं? फर्स्ट हाउस में राशि किसकी है? मंगल की। फिफ्थ हाउस में राशि किसकी है? सूर्य की। और 9th हाउस में राशि किसकी है? बृहस्पति की। तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये आपके व्यक्तित्व के ग्रह होंगे, जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। फिर जो चौथा त्रिकोण आता है, मोक्ष त्रिकोण, जो आपको फ्रीडम देता है, जो आपको फ्री करता है, जो आपको बॉन्डेज, जो बंधन है, उस बंधन से मुक्ति देता है, उसको कौन रूल कर रहा है? चौथे घर में राशि किसकी है? चंद्रमा की। अष्टम भाव में राशि किसकी है? मंगल की। और 12वें घर में राशि किसकी है? बृहस्पति की। तो वहां आपके 3 प्लैनेट्स थे, शनि, बुध और शुक्र, जो कर्म को बैलेंस कर रहे थे। और यहां प्लैनेट कितने हैं? यहां प्लैनेट है 4, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। ये कार्य क्षेत्र को बैलेंस नहीं करेंगे, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को बैलेंस करेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी को बैलेंस करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंपल्सिवनेस के साथ एक्ट कर रहा है, उसके अंदर एक इंपल्सिवनेस है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, मंगल को ठीक करना पड़ेगा। एक व्यक्ति बेचैन है, मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, मनस उसका ठीक नहीं है, चंचलता बहुत अधिक है, तो वहां पे चंद्र को ठीक करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो ज्ञानी ना होने के कारण दुख भोग रहा है, उसको हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी नजर आ रही है। अब जब तुम्हें किसी व्यक्ति में कमी नजर आएगी, तो वहां तुम्हारी मदद बुध नहीं करेगा, क्योंकि बुध तो युक्ति लगाएगा। लेकिन बृहस्पति क्या कहेगा? बृहस्पति अपने ज्ञान और विवेक के चलते यह कहेगा कि यह व्यक्ति कुछ सही या गलत नहीं कर रहा है, यह ठीक वैसे कार्य कर रहा है जैसी प्रकृति इसको मिली है या जैसी प्रवृत्ति इसकी है। तो वहां काम क्या करेगा? वहां बृहस्पति कार्य करेगा। तो जब प्रॉब्लम आपके व्यक्तित्व की हो, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, इन पर फोकस करना है। और जब प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र की हो, तो शनि, बुध और शुक्र पर फोकस करना है। तो इनको डिफरेंशिएट करके रखना है। अगर मिला दिया तो ना तो हम इसको पकड़ पाएंगे ना इसको पकड़ पाएंगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, तो आप ये देखो कि ये व्यक्ति व्यक्तित्व का मारा है, या व्यक्तित्व अच्छा होने के बावजूद भी अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा। अगर ये डिफरेंशिएशन आपको करना आ गया, तो आप किसी भी व्यक्ति को उसकी बैलेंसिंग बहुत अच्छे से करके दे दोगे। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि किसी को दवाई देना मुश्किल नहीं है, दवाई तो कोई ना कोई बनी है, लेकिन उसके मर्ज को पहचानना, यानी कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि कर्मा अलाइनमेंट ना डायग्नोसिस बहुत अच्छा करता है। कि भाई आप बीमारी की दवाई देने तो जा रहे हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या, तो दवाई किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। वो आदमी को आप करवाते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी 3 या 4 दिन पहले हमारे पास एक केस आया था, उसमें पेरेंट्स जो हैं बच्चे की स्टडी को लेकर बहुत परेशान थे, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब जब उसकी कुंडली देखी तो हमने पाया कि बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि बच्चे के चार्ट में मरकरी, मार्स, राहु का एक ट्राइन बना हुआ है। तो मरकरी विद्या हो गई, एजुकेशन हो गई, मार्स राहु क्या हो गया? इंपल्सिवनेस हो गया, ओवर एंजाइटी हो गई।
तो अब ऐसे में उन्होंने, वो पिछले 15 साल से अपने बच्चे के लिए उपाय ढूंढते फिर रहे हैं। वो हर ज्योतिषी के पास गए, सब कुछ गया, सब कुछ किया उन्होंने, अभी तक नहीं। अब स्थिति ये हो गई है कि बच्चे ने बात करनी बंद कर दी है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मेरे पास जब पत्रिका आई तो मैंने 2 या 3 मिनट के अंदर उनको ये बोल दिया, आपके लिए कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, आपके लिए सिर्फ एक रेमेडी काम करेगी। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा कि बच्चे को जितना हो सके आप खेल कूद में डालिए।